हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तंगड़ समाधान में। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ थारू जनजाति पर। भाग 3 है जनजाति का, तीसरी वीडियो है जनजाति पर। इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, राजी जनजाति और एक थी हमारी बोक्सा जनजाति। तो देख लें आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, थारू जनजाति की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, जैसे कि इसको किरात वंशज का माना जाता है, जो कि कई जातियों एवं उपजातियों में विभाजित भी है। ठीक है। और थारू शब्द की जो उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर या बसने वो अपने को महाराणा प्रताप का वंशज या मतलब रानी पद्मवती जो थी उनका वंशज इनको मानती है अपने आप को। तो इन लोगों में ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज चित्तौड़गढ़ से लंका लड़ाई में गए थे, लेकिन वहाँ डर के कारण थर थर काँपने लगे थे। तो जिससे कि क्या हुआ कि मतलब इनको अपने आप को थारू कहने में ये लोग ज़्यादा मानते हैं कि ऐसा हम, इसीलिए हम उनका हमारा नाम थारू पड़ा, क्योंकि ये जो थर थर काँप गए थे, युद्ध में गए थे। ऐसा ये तो मान्यता वाली बातें हैं। लेकिन जो भी है, देखिए हमें ये तो आएगा नहीं कि ना कि थर थर काँप के ऐसे कौन सी जनजाति का नाम पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। तो जो क्वेश्चन बनेंगे उनको लेकर ये वीडियो फिर से एक बार फिर है। तो आप लोग नोट्स बना रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है। बाकी जो देखिए बात करें कि थारू जनजाति मुख्य रूप से किस ज़िले में निवास करती है। ठीक है। तो ज़िला हमारा उधम सिंह नगर हो गया। उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र में लगभग उधम सिंह नगर जो पूरा क्षेत्र हमारा पूरा तराई क्षेत्र में आता है। तो उत्तराखंड के किस ज़िले में थारू जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, तो कौन सा हमारा उधम सिंह नगर हो गया। अगर बात करें कि उत्तराखंड व कुमाऊं की सबसे सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी, तो हमारी थारू जनजाति ही है। ठीक है। हालांकि बहुत सारे मतभेद हैं इसमें, लेकिन फिर भी जो कन्फर्म है कि जो किताब जो मैंने अध्ययन किया है उस हिसाब से मुझे थारू ही सब जगह दिखा, क्योंकि कहीं पर जौनसारी पर ही लोग बात करते हैं। लेकिन राज्य व कुमाऊं की सर्वाधिक जनजाति हमारी कौन सी, हमारी थारू ही है। ठीक है, मेरी नज़रों में थारू है, बाकी आप देख लें। उसके बाद दोस्तों, थारू की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के किस क्षेत्र में थारू निवास करते हैं, तो दोस्तों एक लालढांग क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल का, तो वहाँ पर थारू निवास करते हैं। कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में। अब ऐसा तो कहीं ज़्यादा जनसंख्या नहीं, बहुत कम जनसंख्या में निवास करते हैं लालढांग क्षेत्र। उसका दोस्तों, मलेरिया प्रूफ मानव किसे माना जाता है। देखो दोस्तों, मलेरिया प्रूफ मानव इसलिए बात हो रही है क्योंकि थारू जनजाति हमारे तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो थारू तराई क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पर मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जो हमारे जय सिंह रावत हैं, जिन्होंने ये जनजाति का इतिहास लिखा है, तो उन्होंने जब रिसर्च किया था इसके ऊपर, तो उन्होंने पाया कि जब शुरू में थारू जनजाति वहाँ पर आई थी, जब बसी थी, तो उस समय पर मलेरिया प्रूफ माना गया था, क्योंकि मलेरिया के सामने एक महामारी की तरह भी मलेरिया बीमारी उस टाइम पर हुई थी। तो तब भी यहाँ पर थारू जनजाति निवास किया, उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया इस पूरा तराई क्षेत्र को। तो इसीलिए मलेरिया प्रूफ मानव किसे बोलते हैं, तो थारू जनजाति को ही बोलते हैं, क्या, मलेरिया प्रूफ। उसका दोस्तों एटकिंसन, ठीक है, एटकिंसन ने मृत्यु भूमि की संज्ञा भी दी है, इसीलिए हमारे किसको, तराई क्षेत्र को उन्हें इसको इसीलिए मृत्यु भूमि की संज्ञा दी, क्योंकि वहाँ पर मलेरिया से बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पर उस टाइम पर मृत्यु हुआ करती थी। उसका जो उनकी शारीरिक रचना की बात करें तो मंगोलियाड या भारतीय बात एक ही है। तो मंगोल मतलब मंगोलिया वाला क्षेत्र, तो उससे लगाव बताते हैं। उसका दोस्तों बात करें कि उत्तराखंड के लगभग कुल कितने गांव में हमारे थारू निवास करते हैं, तो लगभग पूरे 141 गांव में थारू यहाँ पर निवास करती है। उसके बाद अभी जो वंशज की बात करें तो मैंने बताया दिया कि वंशज रानी पद्मवती के या महाराणा प्रताप के वंशज या किरात वंशज या महाराणा प्रताप का वंशज, बात एक ही है। ठीक है। उसके बाद शादी की बात, इसमें देखिए शादी में लड़के वाले लड़की के घर वालों को रकम देते हैं, तो इस जनजाति में ज़्यादा होता है कि मतलब जहाँ भी शादी होगी तो उसमें क्या होगी, लड़के वाले लड़की वाले के घर कुछ ऐसी रकम देंगे जिससे क्या शादी अच्छी तरह हो सके। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए उसमें। उसका दोस्तों कि थारू जनजाति के बहुमान्य जो देवता हैं वो कौन है, ठीक है, वो हमारे कौन है, भूमसेन है। भूमसेन दोस्तों जिसे उत्तराखंड में भूमि और कृषक का देवता माना जाता है। हालांकि थारू के तो ये मुख्य देवता ही हैं, तो इसीलिए इनको
कृषि व भूमि और कृषि का रक्षक माना जाता है, क्योंकि जो थारू जनजाति है लगभग हमारी तराई क्षेत्र में कृषि पर ही पूरी निर्भर रहती है, तो इसलिए ऐसा माना गया है। उसके बाद दोस्तों अब है कि थारू में लोगों में ना 2 प्रकार की मृत्यु मानी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पूछेगा थारू जनजाति में कितने प्रकार की मृत्यु मानी जाती है, तो 2 प्रकार की मानी जाती है। उसके बाद कुछ सांस्कृतिक महोत्सव हैं, जिसकी महोत्सव तो बहुत सारी बातें होंगी, भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक महोत्सव में जब होली, ठीक है, प्रसिद्ध त्यौहार है हमारा भी और थारूओं का भी, तो होली को 1 माह 8 दिन तक लगातार मनाते रहते हैं। उसके बाद जिसमें वो जिंदी होली, मरी होली 2 प्रकार का उसमें होता है। 1 महीने तक जिंदी होली, तो 8 महीने तक मरी होली, ऐसा माना जाता है उसमें। उसके बाद इस होली के दौरान ही उसमें खिचड़ी नृत्य, एक प्रमुख खिचड़ी जो नृत्य है वो उसमें इसके दौरान किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होती हैं। अब ऐसा लिखा था, ठीक है। उसके बाद बात करें कि सर्वाधिक वाद्य यंत्र प्रयोग, इसमें एक जो ढोल और झांझ होता है वो सर्वाधिक प्रयोग होता है इस जनजाति में। उसके बाद बात करें कि पुरुषों का परिधान क्या है, ठीक है। पुरुषों का परिधान हमारा एक झंगीरा और लंगोटी है। अब मैं दिखा तो सकता नहीं यहाँ पर फोटो बना के, क्योंकि बनेगा नहीं इतना जल्दी। उसके बाद फिर एक ही महिलाओं का परिधान क्या है, तो हमारा कौन सा घाघरिया, तो एक घाघरा होता ना, तो ऐसी महिलाओं का परिधान इसमें घाघरिया। लगभग जनजातियों का लगभग सबका एक जो वेशभूषा है लगभग समान है, बस थोड़ा बहुत अंतर है सब में। उसके बाद एक होता है कि योग्यतम पुरुष, जिसको मतलब एक योग्य व्यक्ति बोलते हैं, तो योग्यतम पुरुष को थारू जनजाति में गंधूर या मालिकर बोलते हैं। और जो योग्यतम महिला होती है उसको गंधुरैन या मालिकन बोलते हैं। देखो मालिकर और मालिकिन बात तो एक ही है, लेकिन है कि एक गंधूर और गंधुरैन किसे बोलते हैं, कि जनजाति में गंधूर, गंधुरैन या मालिकर या मालिकिन होती है, तो किसमें होती है, हमारी थारू जनजाति में होती है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि थारू जनजाति में खाना पकाने वालों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं भंसाहेरी। इसको तो ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट कर लें कि थारू में खाना पकाने वाले को क्या बोलते हैं। उसके बाद कि घर के अंदर से लेकर खेती के काम करने वालों को क्या बोलते हैं, मतलब ऑलराउंडर जो उसमें एक व्यक्ति होता है इनके उसमें एक, तो उसको घर के अंदर से लेकर खेतों में काम करने वालों क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारे बज गुड़िया। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है, इसको भी नोट कर लें आप लोग। उसके बाद देखिए थारू की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो थारू की कुल 3 शाखाएं हैं, और जो कि 26 इसकी उप शाखाएँ हैं। और थारू समाज कितने भागों में विभक्त है, तो 2 भागों में विभक्त है। उसके बाद थारुओं की एक उप शाखा मानी जाती है। दोस्तों बोक्सा को जो मानते हैं ना, थारू की एक उप शाखा मानते हैं। तो कभी पूछ देगा कि थारू की कौन सी उप शाखा है, था बोक्सा किसकी उप शाखा है, तो ध्यान देना। उसके बाद थारू में जो मंदिर होते हैं उसको, जो गाँव के जो मंदिर होते हैं उसको धीवर मंदिर बोलते हैं। और जो हमेशा कहाँ होता है, उत्तर दिशा में ही होते हैं, गाँव की जो उत्तर दिशा होती है वहीं पर होते हैं। उसके बाद साल में कुल कितने पूजा पर्व होते हैं इनके, तो 4 होते हैं, जिसमें कि भी बताऊंगा कि दीपावली के शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, आगे बात करेंगे इस बारे में। उसके बाद दोस्तों पंचायत के मुख्य जो प्रमुख होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुखिया या मधांस या महंतो बोलते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण था कि जब थारू बसे तो उस समय उस भूमि को क्या कहते थे, तो दोस्तों उस भूमि को बोलते थे नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड का मतलब है कि लावारिस ज़मीन, मतलब क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर कोई रहता नहीं था, तो मतलब कहीं पर भी ये लोग अपना जाके एक अड्डा बना के तो ये लोग रह जाते थे। और इसकी 2 प्रमुख एक उपजाति थी, तो एक लिखा है मैंने भुट्टा और मखैत। पूछ देगा कि भुट्टा और मखैत किसकी उपजातियाँ हैं, तो हम किसकी, हमारी थारू की ही ये हमारी प्रमुख उपजातियाँ हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं थोड़ा। उसके बाद एक है कि दोस्तों इसमें कि जो शव होता है ना, शव को इसमें दफनाने का भी इसमें कहीं पर ऐसा नियम आया था कि ये लोग शव को दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। तो ध्यान देना कौन सी जनजाति ऐसी है जो शव को दफनाती है, क्योंकि एक ही जनजाति हमारे उत्तराखंड में जो अपने शव को दफनाती है, बाकी सभी लोग जलाते हैं। उसके बाद इसमें एक है कि पुरुष मित्र परस्पर, जो पुरुष जो मतलब जो भी इसमें आदमी होता है, जो उसके जो मित्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों दिलवार बोलते हैं, उसको दिलवार बोलते हैं। और महिला मित्र परस्पर को क्या बोलते हैं, उसको संगन बोलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि थारू परिवार को क्या कहते हैं, थारू परिवार को कहते हैं, जो थारू के जो परिवार थे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारे संघ बोलते हैं। तो उसको मतलब क्या है कि संयुक्त परिवार। ये क्वेश्चन आ भी जो एक बार मेरे हिसाब से आया था क्वेश्चन कि थारू परिवार को क्या कहते, तो संघ बोलते करके आया था।
उसका जो थारुओं के जो नृत्य हैं, जैसे कि प्रमुख नृत्य हमारा कौन सा, एक झूमड़ा नृत्य, खिचड़ी नृत्य, शिकार नृत्य, सैजनी, लहचारी, ये इसके बहुत प्रमुख नृत्य हमारे। एक देखो खिचड़ी नृत्य तो बहुत बार आ चुका है, झूमड़ा भी आ चुका है, तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा एक कौन सा ये शिकार नृत्य, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा मेरे को, क्योंकि ये हमारे भारत के संदर्भ में भी थारू जनजाति का प्रमुख नृत्य बताया गया है। उसके बाद थारू कहाँ से आए हैं, तो थार महोत्सव राजस्थान के माना गया है, लेकिन थारू को किसने माना है कि वो राजस्थान से आए थे, तो एक रिफल्ड हैं, उनके अनुसार थारू हमारे कहाँ से आए थे, थार महोत्सव राजस्थान से आए थे, तो इसको भी लिख लें। उसके बाद है कि इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ है वो क्या है। देखो पेय पदार्थ क्या है दोस्तों, इनका तंबाकू और मदिरा इनका मुख्य पेय है, लेकिन जो मदिरा होती है जाड़, वो हमारे चावल से निर्मित होती है, ठीक है, इसका भी इसीलिए इसका मुख्य पेय हमारा ये हमारा जाड़ है, जो चावल द्वारा हमारी निर्मित होती है। उसके बाद है कि जो प्रमुख हमारे गोत्र हैं हमारे इसमें, वो बड़वायक, बुड्ढा, रावत, वृत्तियाँ, महंतो, डकैत और कुरियाँ, ये इसके क्या अपने प्रमुख हमारे गोत्र हैं। उसके बाद गोत्र की बात करें तो इसमें सबसे जो उच्च गोत्र हमारा, वो हमारा बड़वायक, ठीक है, जो सबसे उच्च गोत्र है बड़वायक है। पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा सबसे उच्च है या बड़वायक गोत्र की जनजाति का है, तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप बात करते हैं विवाह, ठीक है। विवाह दोस्तों इसमें क्या होता है, एक तो बदला विवाह होता है, एक 3 टिकटी प्रथा होता है। बदला विवाह जब समाप्त हुई ना, उसके बाद हमारी अब जो जो प्रचलित है हमारी कौन सी है, 3 टिकटी प्रथा है। उसके बाद चुटकुटा विवाह इसमें होता है, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, बदला विवाह, 3 टिकटी विवाह और चुटकुटा विवाह। अब बात करें कि बदला विवाह क्या थी दोस्तों। बदला विवाह वो थे ना, मान लो कि मेरी बहन, मान लो मैं थारू जनजाति से हूँ, तो मेरी बहन अगर किसी की जिसके घर जहाँ जाती है, तो जिस घर में जाएगी तो वहाँ से उनकी जो लड़की होगी वो हमारे घर में आएगी, तो ऐसा ये होता है बदला विवाह, ठीक है। अब तो इसका परसेंट बहुत कम है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अब विवाह की बात करें तो विवाह में क्या है, तो दोनों पक्षों की ओर से जब विवाह तय होने लगता है, जब दोनों विवाह की जब दोनों लोग आपस में जब विवाह के लिए जो राजी हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों उसको बोलते हैं, उसमें पक्की पौड़ी बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि सगाई रस्मी निभाई जाती है, तो उसको अपना और पराया बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ना, कि शादी से मान लो 10-15 दिन पहले क्या होता है कि तिथि, मतलब शादी की डेट सुनाने के लिए, हालांकि हो तो पहले आता है, लेकिन एक जो पक्का करने के लिए उसको भेजा जाता है, उसको बात कट्टी बोलते हैं। शादी के 10 या 15 दिन पहले उसको भेजा जाता है। और उसके बाद जो शादी से पूर्व जैसे शादी होने वाली है, तो जैसे कि आज जैसे शादी मान लो कहते हैं ना कि इस बारात लेके चले गए, तो 4 लोग पहले चले आते हैं, तो उसको बोलते हैं कि उसमें दिखनौरी रस्म। तो ध्यान देना, विवाह से जो पूर्व रस्म होती है वो होती है क्या, दिखनौरी रस्म। अगर कोई थारू जनजाति से हो तो इसके बारे में कंफर्म करें, क्योंकि ये जनजातीय बुक में लिखा था, मैंने वहाँ से लिखा है। उसके बाद कि अब होता है क्या, जब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि लड़की क्या होगी, जैसे सगाई के मतलब शादी के बाद वो घर आई, लेकिन वो लड़के के वहाँ सिर्फ 1 दिन रहेगी। उसके बाद फिर से क्या होगी, वो अपने मायके में ही चली जाएगी, अपने मतलब पिता के घर, अपने भाई के घर चली जाएगी। उसके बाद वो 3-4 महीने या लगभग किसी में 1 साल तो वहीं रहेगी। उसके बाद जो पुनः वो हमेशा के लिए क्या मतलब, फिर वो हमेशा ससुराल में रहेगी। जाएगी कभी कभी, ऐसा नहीं कि वो अपने ससुराल में रहेगी, कभी कभी जाएगी, मतलब फिलहाल जो वो अब जो निश्चित रूप से वहीं अपने ससुराल आ गई, तो उसको बोलते हैं क्या क्या, लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जो आए थे उसको बोलते हैं क्या, चाला, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसमें एक जो विशेष भोज होता है वो होता है हमारा लठभरुआ भोज होता है। लठभरुआ भोज दोस्तों एक होता क्या है, जिसमें विधवा विवाह की प्रथा है। यदि कोई विवाहित लड़की जिसका गौना चाला ना आया हो अथवा उसका पति मर गया हो, तो लड़की का पिता उसे किसी के घर भेजकर बिरादरी में एक भोज देता है, जिसे क्या बोलते हैं, लठभरुआ भोज बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे इनका जो समाज है वो क्या कहते हैं कि मात्र सत्तात्मक है। पूछता है कि उत्तराखंड में कौन सी जनजाति ऐसी जिसका समाज क्या है, हमारा मात्र सत्तात्मक है, तो हमारा कौन सी, हमारी थारू जनजाति ही है। पितृ, ऐसा नहीं कि पिता को नहीं पूछते हैं, लेकिन जो महिलाओं का जो इसमें जो वर्चस्व है वो ज़्यादा है। उसके बाद जो बात करें हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं, धर्म की बात करें तो त्यौहार, इनका जो प्रमुख त्यौहार हमारे बजहर त्यौहार है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है बजहर त्यौहार। पूछता है कि बजहर त्यौहार की जनजाति का, तो हमारा किसका, हमारा थारू का ही है। उसके बाद मतलब शोक पर्व के रूप में दीपावली कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू मनाती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद
बात करें कि गोत्र या घराने को क्या बोलते हैं, तो कुरी बोलते हैं गोत्र और घराने को। और वनों में आखेट करने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, खाबर बोलते हैं। दोस्तों तो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे तो बहुत महत्वपूर्ण लगे कि गोत्र या घराने को क्या बोलते हैं, तो कुरी बोलते हैं। उसके बाद वनों में आखेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो खाबर बोलते हैं उसको। और इसके बाद जो इनके जो इष्ट देवता हैं हमारे भी, मैंने बात कर ली थी भूमसेन देवता, लेकिन जो इनके और भी हैं वो तो भूमसेन, जिनके भूमसेन जो देवता थे वो तो एक कृषि के या भूमि के देवता भी, रक्षक देवता माने जाते हैं, बहुमान्य देवता हैं। लेकिन ये भी इष्ट देवता हमारे पच्छावन और खड़गिया भूत। पूछ देगा कि खड़गिया भूत किसका एक प्रमुख इष्ट देवता, तो किसका हमारा थारू जनजाति का ही है। और इनकी बात करें तो कोई भाषा इनकी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये लोग अपने शरीर में मतलब ये होता है जो टैटू गुदवाना, उसको गुदवाते हैं ये लोग। उसके बाद क्या कहते हैं, शादी की जो रस्में होती है मैंने आपको बताई दी कि क्या क्या इसमें होता है, कैसे कैसे क्या होता है। बाकी क्या कहते हैं इसके बारे में जो इनकी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की बात करें तो लगभग लगभग सभी जो में थारू जनजाति है वो कृषि पर ही हमारी निर्भर है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने नोट्स बनाएं, बाकी बताएं। इसे अगर जल्दी जल्दी करना है तो बताएं, मैं भी फटाफट आपको वीडियो दे दूंगा, बाकी मैं अपने हिसाब से देते रहूँगा। आज एक ने कमेंट किया था भाई ने, जो भी थे, फिर उन्होंने बोला था कि यार आगे जनजाति पर वीडियो जारी रखें, तो मैंने कहा क्यों नहीं एक वीडियो और बना दी जाए। तो इसी तरह सहयोग करते रहें, ऐसा नहीं है कि आप लोग शेयर करें लाइक करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो करें ज़रूर, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी किसी को कोई दबाव कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सब स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।